हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मुझे सब लोग ठीक होंगे एंड अपने घरों पे सेफ होंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पार्ट 14 ऑफ द चैप्टर 2 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ओके, जिसमें हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, सो इफ़ यू रिमेंबर इन माय लास्ट पार्ट, जिसमें हमने पार्ट 13 में डिस्कस किया था कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। अप टू क्वेश्चन नंबर 15 आई थिंक आई हैव सॉल्व ऑलरेडी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 तक के आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये वीडियो का कोशिश करेंगे वीडियो का लास्ट पार्ट करने का, क्योंकि इसमें जो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं बेटा, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आपको हर एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊँ तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। सो वी हैव टू कवर द सिलेबस ऑल्सो। ओके, आपको हम नेक्स्ट चैप्टर को भी स्टार्ट करना है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फर्दर नेक्स्ट चैप्टर के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16, 15 तक ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। द यूनिट ऑफ लेंथ, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, यूनिट ऑफ लेंथ। देखो, आपके पास एनसीईआरटी की बुक दे रखी है, आप एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करोगे। ओके, देखो, द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट ऑन अ एटॉमिक स्केल इज नोन एज एंगस्ट्रॉम डिनोटेड बाय ए नॉट। ओके, तो आपको भी पता है कि ए नॉट को हमने बोला था ये इस तरीके से, ए नॉट नहीं है, इसको ए और ऊपर 0 इस तरीके से बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं सीधा सीधा। ठीक है, तो ये एक यूनिट है। यूनिट किसका है? ये लेंथ का है। दिस इज यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, विच इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये कन्वर्जन भी आपको याद रखना है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ये एटॉमिक स्केल में यूज होता है, लेंथ इन द एटॉमिक स्केल, ये आपको गिवन है। ओके, द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन। द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन। यहाँ पे साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन है 0.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 0.5 एंगस्ट्रॉम दे रखा है साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम, आपको फाइंड करना है टोटल एटॉमिक वॉल्यूम। यू हैव टू फाइंड टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। किसमें फाइंड करना है? इन मीटर क्यूब। ठीक है, फॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल हाइड्रोजन एटम के लिए फाइंड करना है। याद रखना है आपको, ये कैसे फाइंड करना है? फॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा देखो, क्वेश्चंस को समझना है ध्यान से। देखो, आपको दे रखा है फॉर मेजरिंग द लेंथ इन एटॉमिक स्केल वी यूज एंगस्ट्रॉम एज अ यूनिट विच इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आपको दे रखा है द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन एज 0.5 एंगस्ट्रॉम। ओके, यहाँ भी क्लियर है। आपसे पूछा गया है फाइंड द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब फॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझना होगा। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या है? ये रेडियस आपको दे रखा है। ठीक है, रेडियस इज गिवन, कितना गिवन है? 0.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में है तो वी हैव टू कन्वर्ट इन मीटर बिकॉज वी हैव टू फाइंड इन मीटर क्यूब द वॉल्यूम। ठीक है, तो मीटर में कैसे चेंज करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर। राइट, ये हो गया आपका रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ओके, सबसे पहले ये समझो कि एटम होता कैसा है। अगर हम एक एटम की बात करें तो ये एटम जो होता है ये स्फेरिकल इन शेप होता है। कैसा होता है? ये स्फेरिकल शेप में होता है। ठीक है, अगर ये स्फेरिकल शेप में है तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा? इसका वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, स्फेरिकल शेप में एटम होते हैं तो एटम की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब के फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। ओके, तो आपको गिवन है हाइड्रोजन एटम का रेडियस गिवन है, तो हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम आप सीधा सीधा निकाल लेंगे 4/3 22/7 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻10 स्क्वायर। ठीक है, ये रेडियस आप आराम से फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, ये वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वॉल्यूम किसका है? ये स्फेरिकल एटम यानी कि हाइड्रोजन एटम का है। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम आ गया आपका। ठीक, जनरली अब आपसे पूछा गया है टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, और यहाँ पे बोला गया है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए। ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। ठीक है, तो पहले आपको ये नॉर्मल वॉल्यूम फाइंड करना है। ये कितना आएगा? इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा, इट बिकम्स 4/3 इसको आप रख सकते हो 3.14 ही रख लो,
क्योंकि कुछ कट तो रहा नहीं रहा है। अगर कुछ कटने वाला होता तो समझ में भी आता। यू कैन राइट हियर 0.5 है तो 0.25 हो जाएगा, 10⁻⁻20 हो जाएगा, ठीक है। सो जस्ट मल्टीप्लाइड इट, यू विल गेट द वैल्यू। आई थिंक 25 4 जा 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 इंटू इतना ही आएगा, तो 3.14 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, 10⁻⁻20। बाकी आप सॉल्व कर लोगे डिवाइड करके, आई थिंक यू विल गेट इट, ओके। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर अ गिवन रेडियस दिस मच, ठीक है। और वॉल्यूम हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि एटम स्फेरिकल शेप में होता है और हाइड्रोजन एटम भी स्फेरिकल शेप में होगा, ये हमने कंसीडर कर लिया। आगे आपको बोला गया है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए, तो पहले लिखेंगे, जैसे ही आपको मोल दिख जाए समझ जाओ कि मोल कॉन्सेप्ट लगना है, और मोल कॉन्सेप्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एवोगैड्रो नंबर। तो आप यूज करोगे सिंस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23। कहीं कहीं 6.02 भी मिलता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, अप टू 2 डेसिमल 3 डेसिमल ले सकते हैं, ठीक है। दिस मच 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टू दिस मच नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स। ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो भी है उसमें इतना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हो, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हो, ठीक है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में इतने होते हैं, बात खत्म, ठीक है। अब समझो हाइड्रोजन एटम में, अब आपको कहा गया है कि 1 मोल में इतना होता है और आपके पास वॉल्यूम है इतना, एक एटम का, एक एटम का वॉल्यूम इतना है, तो इतने एटम जितने एवोगैड्रो नंबर दिख रहे हैं ना, इतने नंबर ऑफ एटम का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा बेटा, तो आपके पास ये हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर, ये एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, ठीक है। अरे मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक एटम का वॉल्यूम आपने फाइंड कर लिया विच इज इक्वल टू दिस मच। अब जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 मोल में जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं तो 1 मोल का वॉल्यूम आ जाएगा, समझ में आई बात। तो इसका मतलब ये 1 मोल में इतने वॉल्यूम होते हैं तो इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल वॉल्यूम जो है आपका 1 मोल का मिल जाएगा विच इज इक्वल्स टू 6.023 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर इनटू ये जो हमने अभी निकाला कितना है 3.14 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻⁻20। जस्ट सॉल्व इट, यू विल गेट द वॉल्यूम, ठीक है। विजिबल है ना यहाँ तक, लेट मी सी, आई थिंक हाँ विजिबल तो है, ओके ठीक है। चलो तो यहाँ पे आपको देखो बस डिवाइड करना है, डिवाइड कैसे करेंगे तो देखो ये अप्रॉक्सीमेट 3 2 जा अप्रॉक्सीमेट 2 टाइम्स जाएगा, 2 से यहाँ कट करोगे 2 इंटू 3 अप्रॉक्सीमेट 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और पावर देखोगे तो देखो 20, यहाँ देखो 20 यहाँ 23, तो यहाँ कितना आएगा पावर में 23, ठीक है। सॉरी 23 माइनस 20 ना, तो 3 आ जाएगा, पावर में 3 आएगा, पावर में कितना आएगा 3 आ जाएगा। आप देख लेना, डिवाइड करके देख लेना, मल्टीप्लाई करके, सो यू विल गेट द आंसर, ओके। चलो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, हमें क्वेश्चन को समझना यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करना नहीं, ठीक है। सॉल्व करने में यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ पावर को अलग से सॉल्व कर देना। हमेशा देखो जब भी आपको कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन दिखे तो एक तो यूज़ करो पावर को पहले अलग करना, जितने भी पावर दिख रहे हैं उनको अलग कर लो, पावर को अलग सॉल्व करो, और जो रिमेनिंग डेसिमल्स वाले पॉइंट्स हैं उनको अप्रॉक्सीमेशन में सॉल्व करो, ठीक है। वैल्यू अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। इन 17 क्वेश्चन आपको दे रखा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। समझना, क्वेश्चन को पहले मैं पढ़ लेता हूँ फिर समझो। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं, ठीक। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन, यानी फिर से 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए बात किया गया है यहाँ पे, ठीक है। टेक द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम टू बी 1 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे साइज 1 एंगस्ट्रॉम ले लेना है। वाई इज़ द रेशियो इज सो लार्ज, रेशियो इतना बड़ा क्यों है, तो भाई हम डिवाइड करेंगे तो अपने आप आ जाएगा, रेशियो पता चल जाएगा, ओके। देखो
आपको समझना है पहले। आपसे बोला गया है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP का मतलब समझते हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे एक आइडियल गैस है, उसके 1 मोल में, 1 मोल में इस आइडियल गैस का जो वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है, वो कितना दे रखा है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर है, जिसको हमने कहा है कि ये कौन सा है, ये मोलर वॉल्यूम है, ठीक है। फिर से समझो, 1 मोल आइडियल गैस का STP पे जितना वॉल्यूम होता है उसको हम बोलते हैं 22.4 लीटर, और वो होता है मोलर वॉल्यूम। आई बात समझ में। अब आपसे बोला गया है रेशियो, रेशियो पूछा गया है, रेशियो किसका, रेशियो किसका, रेशियो पूछा गया है कि मोलर वॉल्यूम का क्या होगा, ठीक है, मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम पूछा गया है आपसे, ठीक है। और ये भी पूछा गया है एटॉमिक वॉल्यूम किसका, एटॉमिक वॉल्यूम किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ये एटॉमिक वॉल्यूम किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा, ठीक है। और आपको साइज दे रखा है हाइड्रोजन एटम का अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो आपको साइज कितना दे रखा है, अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रॉम आप यहाँ पे जो साइज लेंगे, एक तरीके से मान लो ये एक तरीके से डायमीटर देना चाहिए वैसे, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा था रेडियस कितना होता है, 0.5 होता है, तो अभी 1 कैसे ले सकते हो, रेडियस तो हमें 0.5 लेना पड़ेगा हाइड्रोजन के लिए, तो अलग अलग तो हो नहीं सकता। तो ये यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है, यहाँ पे सही से दिया नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ आपको सिंपल। रेडियस आप यही मानोगे, ठीक है, रेडियस आप यही मानोगे, ठीक, रेडियस आप यही मानो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम के लिए ही दे रखा होता है, ठीक है। दिस इज गिवन फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम इट इज़ गिवन, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम। तो पहले हम एटॉमिक वॉल्यूम फाइंड कर लें, ठीक है, और उसको मोलर वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे, सिंपल बात, क्लियर है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई है यहाँ से बेटा, वो क्या है, 1 मिनट, यहाँ पे हमने अभी कैलकुलेट नहीं किया था ना, ये लास्ट वाला, इस वाले पार्ट को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ भी यूज होगा ना। चलो ठीक है, समझाता हूँ, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन समझते हैं। देखो आपसे कहा गया है, देखो आपसे कहा गया है मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम का रेशियो चाहिए, सीधा सीधा, ठीक है। मोलर वॉल्यूम आपको दे रखा है दिस मच 22.4 लीटर, लीटर में दे रखा है, तो इसको आप मीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे। और ये एटॉमिक वॉल्यूम किसका, हाइड्रोजन का, ये एटॉमिक वॉल्यूम हाइड्रोजन का। तो एटॉमिक वॉल्यूम अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था हाइड्रोजन का, ये वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम था ना, इसमें भी दे रखा है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए बोला गया है। तो इसका मतलब सेम टू सेम वही वॉल्यूम होगा, सिर्फ कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। तो एक अप्रॉक्सीमेशन लगा ही देते हैं, कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है, एनी हाउ। तो कैलकुलेट करके आंसर देखो कितना आ रहा है, रुको जरा, लेट मी सी द आंसर। आंसर विल बी 3.16, तो इसका आंसर आ रहा है 3.16। 1 मिनट, मुझे लग रहा है मैंने कहीं गलती की है। यहाँ फॉर्मूले में आपने 4/3 पाई आर क्यूब करना था ना, फॉर्मूले में जो वॉल्यूम लगाना था 4/3 पाई आर क्यूब करना था, मुझे लग रहा है मैंने स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ इसी क्वेश्चन के साथ, यहाँ पे ये वैल्यू थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, यहाँ से थोड़ा सा वैल्यू ये वाला गलत हो गया है, ठीक है। ये तो कंसेप्ट सही है, ये वैल्यू मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में रेडियस गिवन था, वॉल्यूम हमने कैसे निकाला था बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब यानी 22/7 या फिर 3.14। आर की वैल्यू 0.5 × 10⁻⁻10 रखा था, ठीक है। और ये क्यूब करना था, क्यूब करना था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर कर दिया था, सो प्लीज़ करेक्ट इट। ये क्यूब करना है बेटा, क्यूब करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 4/3 × 3.14 × क्यूब करना है, 0.5 का क्यूब, तो ये कितना आएगा 125, ठीक है। कितना आएगा ये, ठीक है, इंटू यहाँ से 10⁻⁻30, देखो पावर कितना है 3 × 10⁻30, ठीक है। ये गलती हुई थी यहाँ पे, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया था, मतलब गलती मतलब मिस्टेक, क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ क्यूब करना था, ठीक है, हमने स्क्वायर कर दिया था, प्लीज़ रिमेंबर दिस, यही बस गलती थी बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है।
बाकी एज इट इज़ आपको सिंपल है। ये वॉल्यूम आ चुका है, इसी वॉल्यूम को यहाँ पे इंटू कर देंगे, इसी वॉल्यूम को आपको क्या करना है, एवोगैड्रो नंबर से इंटू कर देना है, एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, तो ये इतना होता है, जिस मच ये बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपको टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का। ये पिछले वाले क्वेश्चन का था। अब इसमें आ जाओ। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि बेटा मोलर वॉल्यूम और एटॉमिक वॉल्यूम को डिवाइड करना है। एटॉमिक वॉल्यूम हाइड्रोजन एटम का है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम अभी हमने निकाला, वहाँ पे लास्ट में वॉल्यूम इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो दिस मच इंटू एवोगैड्रो नंबर करना पड़ेगा हमें। तो एक बार फाइनल कैलकुलेशन कितना आता है वो मैं बता दे रहा हूँ। वॉल्यूम कितना आएगा, जिसको हम बोल रहे हैं एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। इसको हमने क्या कह दिया, जो हमारा हाइड्रोजन का एटॉमिक वॉल्यूम है, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू दिस मच 4/3, 3.14, 0.125, 10 to the power -30 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.023, 10 to the power 23। ये पूरा सॉल्व होने के बाद जो आंसर आता है 3.16 इंटू 10 to the power कितना है, -7 मीटर क्यूब, ठीक है। ये इतना आता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो प्लीज़ इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसको करेक्ट कर लेना, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को आपको इससे रिलेट कर दिया है कि बस आपको रेशियो फाइंड करना है। तो हमें सिंपल एटॉमिक वॉल्यूम तो दे ही रखा है जो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया है, सेम एज इट इज वही रख देना है हमें, ठीक है, क्योंकि रेडियस भी सेम दे रखा है। और इसमें भी कहा गया है कि रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ द हाइड्रोजन गैस, ठीक है, 1 मोल के लिए बोला गया है। तो इसका मतलब सेम एज इट इज यही आएगा। तो ये तो हमें मिल चुका है। जरा मोलर वॉल्यूम की बात करें, ये भी तो हमें दे ही रखा है। तो कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना। इसको हम लिख सकते हैं 22.4 लीटर में है, तो 10 to the power कितना होता है, लीटर से मीटर क्यूब में चेंज करोगे तो -3 मीटर क्यूब, ठीक है। 22.4 10 to the power -3 मीटर क्यूब होता है, लीटर से मीटर में चेंज कर दिया हमने, मीटर क्यूब में, ओके। बस अब आपको डिवाइड करना है, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। समझ रहे मेरी बात। अरे इसको और इसको डिवाइड कर देना, रेशियो मिल जाएगा। रेशियो तो चाहिए ना हमें। देखो मोलर वॉल्यूम हमें पता है, एटॉमिक वॉल्यूम हमें पहले से पता है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही था, तो इसको हम इसमें यूज कर लेंगे डायरेक्टली, ठीक है। नो नीड टू कैलकुलेट ऑल दिस स्टेप, ठीक है। आप डायरेक्टली पुट कर लोगे, इतनी वैल्यू होती है, ठीक। चलो ये आप याद भी रख सकते हो, आपको आगे एग्जाम में काम आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो गया, ठीक है, थोड़ा जल्दी करेंगे बेटा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं जरा। इन क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा गया है एक्सप्लेन दिस कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लियरली, ठीक है। कुछ ऑब्जर्वेशन की बात की गई है, कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात की गई है और उसको क्लियरली आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नाउ इफ़ यू लुक आउट द विंडो ऑफ अ फास्ट मूविंग ट्रेन, ठीक है, समझ लो भैया, क्वेश्चन समझ लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। इफ़ यू लुक आउट द विंडो ऑफ फास्ट मूविंग ट्रेन, ठीक है, आप ट्रेन में बैठे हो, विंडो से बाहर देख रहे हो, ओके। द नियर बाई ट्रीज, हाउसेज एक्सेट्रा सीम्स टू बी मूव रैपिडली इन द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ द ट्रेन। भाई तुम सीट में बैठे हो, विंडो वाली सीट पे, बाहर देख रहे हैं, तो पास के जो घर और वो पेड़ होते हैं सब लगते नहीं जल्दी जल्दी जा रहे हैं। जब ट्रेन मूव करता है, इसे रैपिडली स्पीड में मूव करता है, तो वो भी उसी स्पीड से पीछे ऐसा लगता है जा रहे हैं, है ना, ठीक। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है बट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो दूर होते हैं, डिस्टेंट मतलब काफ़ी दूर वाले, जैसे हिल का टॉप वाला पार्ट, मून है, स्टार्स है, बहुत दूर है, ठीक है। तो इट सीम्स टू बी स्टेशनरी, तो वो ऐसा लगता है कि वो वहीं के वहीं है अभी भी। हम भले कितने भी स्पीड में चल जाएं तो वो हमारे विद रिस्पेक्ट में वो हमें भी क्या लगता है, स्टेशनरी फील होता है, ठीक है। इनफैक्ट सिंस यू आर अवेयर दैट यू आर मूविंग दिस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सिंस टू बी मूव विथ यू, जबकि ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आपके साथ मूव होने चाहिए। जैसे समझो, मैं समझाता हूँ। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल है, इसको आप कैसे समझोगे मैं बताता हूँ। देखो, तो आप एक विंडो बोल रहे हैं, एक ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, विंडो से आप देख रहे हो, तो पास के आपने देखा होगा, पास वाले जो बिल्कुल एग्जैक्टली होते हैं बहुत ही तेज़ी से निकलते हैं, जितनी स्पीड से इवन ट्रेन जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक, देखा होगा आपने ऐसे रैपिडली। फिर आप थोड़ा सा दूरी पे देखते हो, कुछ दूरी पे घर वगैरह होते हैं, तो वो भी हालांकि जाते हैं लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे जाते हैं। मतलब एक तो यहाँ होता है ऐसे ऐसे जाता है, एक दूर होता है थोड़ा सा ऐसे ऐसे जाता है, जो बहुत दूर होता है तो बहुत ही धीरे धीरे जाता है, देखा होगा आपने। इस तरीके से ये ऑब्जर्वेशन होता है। तो ये कैसे होता है इसको भी समझ लो सिंपल। तो ये हमारा मान लो यहाँ से हम कोई पर्सन है, ठीक है, और यहाँ से हम क्या है, ये मान लो विंडो है जो भी हम देख रहे हैं यहाँ से, और यहाँ मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख रहे हैं, तो जहाँ से हम देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, इसको जो लाइन ज्वाइन करता है ना, समझ रहे हो मेरी बात, समझना, जहाँ से हम देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इस विंडो से इस ऑब्जेक्ट को, इसको कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं हम? लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट है ये हमारा देखने का, मतलब हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, अब समझो जो पास वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, पास वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, इनका लाइन ऑफ साइट ये होगा। तो जब ट्रेन बहुत ही स्पीडली मूव करता है, रैपिडली, उस केस में ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये काफ़ी तेज़ी से अपने लाइन ऑफ साइट को चेंज करते हैं। काफ़ी तेज़ी से मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी लाइन ऑफ साइट चेंज करते हैं। ठीक है, एंगल का ये चेंजेस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, काफ़ी दूरी पे हो, काफ़ी डिस्टेंस पे हो, तो उस केस में ये जो लाइन ऑफ एक्शन, इनका जो चेंजेज होता है ये बहुत स्लोली होता है इन कंपैरिजन टू इसके, क्योंकि इनके रेस्पेक्ट में ये काफ़ी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये काफ़ी स्लोली अपना लाइन ऑफ साइट चेंज करते हैं। आई बात समझ में? इसके वजह से ये क्या लगता है, ये लगता है इट सीम्स टू बी स्टेशनरी। भाई यहाँ पे आप खड़े हो, एक पर्सन है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक और दूर ले लिया हमने आपसे। अब इसको जब वहाँ से देखेंगे तो जब तक वो हल्का सा रोटेट होगा, उसके लिए यहाँ पे क्या होगा, एंगल बनेगा, है ना। तो उनका लाइन ऑफ साइट का जो रोटेशन हो, वो जो चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत ही स्लोली हो रहे हैं, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का। और जितने पास आओगे, जितना पास आओगे उतने जल्दी जल्दी चेंज हो जाएगा। भाई जितना पास ऑब्जेक्ट है तो जल्दी से चेंज हो गया लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, बस इतना ही लिखना था और कुछ नहीं है। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। सिंपल याद रखना, लाइन ऑफ साइट जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी चेंज होते हैं, इसलिए रैपिडली चेंज होता है, और दूर वाले में बहुत ही स्लोली चेंज होता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा, ये पैरेलैक्स से रिलेटेड है, थोड़ा क्वेश्चन हो सकता है लेंथी भी हो। देखते हैं पहले क्वेश्चन है क्या। द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलैक्स इन सेक्शन 2.31, वो तो जो भी है, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलैक्स पता है ना आपको, अच्छे से पता है। जहाँ भी वर्ड पैरेलैक्स दिख जाए, पैरेलैक्स आपको पता है कैसे लगाना होता है, पैरेलैक्स का काम क्या होता है बता चुका हूँ ऑलरेडी। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सिर्फ यही लगा देना है, एंगल इक्वल टू आर्क। आर्क को हमने मान लिया था डायमीटर, और रेडियस को हमने मान लिया था ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी कैसे हो रहा है ये समझाता हूँ, ये मैं बता भी चुका था ऑलरेडी। क्वेश्चन पहले समझिए क्या है। इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन फॉर द डिस्टेंस ऑफ वेरी डिस्टेंस स्टार, मतलब डिस्टेंस ऑफ वेरी डिस्टेंस स्टार, मतलब बहुत ही दूर के जो स्टार्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस मेजर करने का यूज होता है। द बेस लाइन ए बी इज द लाइन ज्वाइनिंग द अर्थ टू लोकेशन 6 months अपार्ट। ठीक है भाई, इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात कह दी इन्होंने, देखो क्या कह दिया, देखो देखो पता समझो, ये क्या है, ये क्या है, तो हमारा सन है, सन है, और इसके अराउंड क्या मूव कर रहा है, तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया अर्थ। समझ में आई बात? तो ये सन और ये अर्थ के जो सेंटर होते हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, ऑर्बिटल रेडियस है। ये ऑर्बिट है, ये क्या है, ऑर्बिट है अर्थ का, जिसमें रोटेट कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये इसका ऑर्बिटल डिस्टेंस, ऑर्बिटल रेडियस कह सकते हो। ठीक है, अब आपसे कहा गया है यहाँ पे कि द बेस लाइन ए बी, जो बेस लाइन ए बी है जिससे थ्रू हम एंगल बनाएंगे, वो बेस लाइन ए बी इसी ऑर्बिट में है, और वो भी लिखा हुआ है बिटवीन द 6 months अपार्ट ऑफ द ऑर्बिट अराउंड द सन। तो सन के अराउंड जो ऑर्बिट आपको दिख रहा है, सन के अराउंड जो ऑर्बिट दिख रहा है 6 months अपार्ट। 6 months अपार्ट का मतलब बेटा ज़रा समझो, ये अर्थ सन के अराउंड पूरा एक रिवोल्यूशन कब कंप्लीट करता है बताओ, 1 रिवोल्यूशन। याद रखना, रोटेशन रिवोल्यूशन दोनों में फ़र्क होता है। रोटेशन ये अपने एक्सिस के अराउंड करता है, रिवोल्यूशन अर्थ सन के अराउंड करता है। तो एक रिवोल्यूशन पूरा आपका 1 year लगता है, 1 year लगेगा। तो आपसे बोला गया 6 month में, तो 6 month में यानी कि वो हाफ रिवोल्यूशन कर रहा है ना, हाफ रिवोल्यूशन कर रहा है। अगर हाफ रिवोल्यूशन कर रहा है यानी अर्थ यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ आया,
यही तो हो गया, दिस इज द डिस्टेंस, ठीक है। तो ये इसका लोकेशन हो गया। अब ये पॉइंट ए हो गया जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये वाला पॉइंट बी हो गया जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट है, आपको समझ में आई बात। आगे समझते हैं, ये बेस लाइन है एक्चुअली जिससे आप एंगल बनाओगे। आगे बोला गया है दैट इज द बेस लाइन इज अबाउट द डायमीटर ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। ये दे भी रखा है 3 × 10⁻11 मीटर। ओके, सो डायमीटर दे रखा है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को। देखो डिस्टेंस दे रखा है, मतलब डायमीटर दे रखा है, ये सीधा सीधा डायमीटर दे रखा है। किसका डायमीटर? ये डायमीटर ऑफ अर्थ ऑर्बिट। तो अर्थ के ऑर्बिट की डायमीटर दे रखा है, कितना है? तो 3 × 10⁻11 मीटर दे रखा है। ओके, हाउएवर इवन द नियरेस्ट स्टार आर सो डिस्टेंट दैट विथ सच अ लॉन्ग बेस लाइन, इतने लंबे बेस लाइन से आप एंगल एग्जैक्टली नहीं बना सकते। एग्जैक्टली एंगल बना रहा है, इसमें दे रखा है इन द ऑर्डर ऑफ 1 सेकेंड। तो एंगल आप बना रहे हो, उसके बाद भी 1 सेकेंड का एंगल बन रहा है, ठीक है। आगे और सो अ परसेक इज अ कन्वीनियंट यूनिट ऑफ लेंथ ऑन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो परसेक की बात की गई है, इसमें परसेक भी हम यूज कर लेते हैं, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। परसेक में ऑलरेडी बता चुका था डिस्टेंस क्या होता है। इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट विल शो द पैरेलक्स 1 सेकेंड, जिससे आपको एंगल 1 सेकेंड दिख जाता है, ठीक है। ऑफ आर्क ऑफ अपोजिट एंड्स ऑफ द बेस लाइन इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन, ठीक है, ठीक है। हाउ मच परसेक इन टर्म्स ऑफ मीटर, यानी परसेक को मीटर में बताना है, सीधा सीधा परसेक को मीटर में बताना है, ठीक है। ओके, चलो क्वेश्चन को जरा समझे। पहले तो हम क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करें। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो क्या कहने का क्या मतलब है। क्वेश्चन को जरा देख लो, मेरा वीडियो सही चल रहा है ना? ओके, ध्यान से देखो जरा बेटा, ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। देखो, जब आप किसी पर्सन को यहाँ से खड़े होकर देख रहे हो, समझना ये 2 पॉइंट है जिससे आप उसका एंगल मेजर कर रहे हो, इस पॉइंट का। तो बेटा इस पॉइंट का जब आप एंगल मेजर करोगे तो ये एंगल दिख रहा है, हल्का होगा, कम होगा। लेकिन आपने ये जो दोनों बेस लाइन थे, इनको बेस लाइन हमने माना, ठीक है। ये बेस लाइन आपने बड़ा कर दिया, बड़ा किया, तो आपका डेफिनेटली ये जो एंगल फॉर्म होगा, ये एंगल अब क्या होगा? ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल अब जो फॉर्म हो रहा है, ये एंगल अब ज़्यादा हो गया। ओके, सो बेटा क्वेश्चन सॉल्व करें। यहाँ पे देखो हम लोग को पैरेलक्स मेथड लगाना है, ठीक है। फाइनली तो आपके पास जो पैरेलक्स मेथड है वो क्या कहता है बेटा कि एंगल जो भी है आपका, ठीक है, लेट्स से दिस इज थीटा विच इज इक्वल्स टू आर्क। आर्क को हमने मान लिया था डायमीटर, ठीक है, जिसे हमने याद होगा। और हमने बोला था कि रेडियस को क्या लिखेंगे? रेडियस को सिंपल आर लिख लो, ठीक है। जरा पॉइंट को समझो, यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा सा समझो। डिफरेंस जो लास्ट वाला जो यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे जो लास्ट लाइन लिखा हुआ है उसका स्टेटमेंट क्लियर कर लो जरा, एक बार उसका मीनिंग क्लियर कर लो उसका। देखो आपसे बोला गया है 1 परसेक निकालना है, लेकिन 1 परसेक की डेफिनेशन आपको दे रखी है, इन ब्रैकेट इट इज़ गिवन। क्या गिवन है? देखो 1 परसेक इज़ अ कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अ लेंथ ऑन अ एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स को मेजरमेंट करने के लिए हम 1 परसेक यूज़ करते हैं, ओके। 1 परसेक होता क्या है? इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट विल शो द पैरेलक्स ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क फ्रॉम अपोजिट एंड्स ऑफ बेस लाइन इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन, ठीक है। ये समझना है हमको। देखो क्या, जैसे आपने ये वाला जो फिगर ड्रॉ किया है, ठीक है, इसी फिगर को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास क्या है? अर्थ की 2 लोकेशन होगी, दिस इज द अर्थ, ठीक है, अर्थ की 2 लोकेशन होगी। यहाँ पे आपका बीच में क्या हो गया? ये सन हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो दिख रहा है ये अर्थ की 2 लोकेशन, ये क्या था बेटा? ये ए और बी, ये बेस लाइन थी। ये बेस लाइन जिस भी पॉइंट पे एंगल बनाएंगे, ठीक है,
जिस भी पॉइंट पे एंगल बनाएंगे यहाँ पे, लेट्स से ये आपका कोई स्टार है, क्योंकि नियरेस्ट स्टार बोला गया है, वहाँ पे एंगल बन रहा है, तो इस स्टार का जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है 1 सेकेंड। लेकिन आपसे बोला गया है 1 सेकेंड तब बनता है जब 1 परसेक डिस्टेंस होती है, और 1 परसेक की डेफिनेशन क्या दे रखी है कि जब भी कोई भी एंगल, अगर पैरेलक्स एंगल 1 सेकेंड का हो और डिस्टेंस जो होना चाहिए, उनका जो बेस लाइन डिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ पे दे रखा है द एंगल ऑफ द पैरेलक्स शुड बी 1 सेकेंड एंड फ्रॉम द अपोजिट आर्क, ये समझो, फ्रॉम द अपोजिट आर्क फ्रॉम द अपोजिट एंड्स ऑफ द बेस लाइन इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन। यहाँ पे बेस लाइन आपको जो ले रखा है 1 सेकेंड के लिए, ये परसेक के केस में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। स्पेशली आपको दे रखा है कि 1 सेकेंड एंगल में जो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, मेक फ्रॉम द अपोजिट एंड्स विच इज़ द डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड द सन, इसको बेसलाइन मान रखा है। यानी कि अब अर्थ और सन का जो बेसलाइन है इसको इन्होंने मान रखा है, और ये वाला एंगल इन्होंने बना रखा है, ठीक है, ये वाला एंगल इन्होंने बना रखा है 1 सेकेंड, ठीक है। ये क्योंकि इतना छोटा एंगल है यहाँ पे, ये जो दोनों के दोनों बेस लाइन दिख रहे हैं, इससे एंगल जो बन रहा है ये इतना छोटा बन रहा है अप्रॉक्सीमेट कि आप इसको डिस्टेंस ले सकते हो, ये बेस लाइन। तो हमें बेस लाइन ये लेना है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो दिस इज टोटल डिस्टेंस, दिस इज डी डायमीटर, तो आपका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस विल बी d/2, दिस डिस्टेंस विल बी d/2। तो अब हम क्या रख लेंगे यहाँ पे, डायमीटर की जगह पे अब हम जो रख लेंगे फॉर्मूला, अब यहीं पे आपको बस समझना था, ये हो जाएगा हमारा d/2। सो द एंगल विल बी d/2 डिवाइड बाई r। ये कैसे आया d/2, तो फिर से मैं बता दूँ आपको, 1 परसेक की डेफिनेशन दे रखी है, एंगल मेड 1 सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम द अपोजिट एंड्स ऑफ द बेस लाइन विच इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम सन टू द अर्थ, लिखा है इसमें अर्थ टू सन, मतलब ये इनके बीच के डिस्टेंस को बोला गया बेस लाइन है, तो बेस लाइन ये, लेकिन इनको बेस लाइन लेके जितना एंगल बनता है 1 सेकेंड बन रहा है, तो वो हमारा होता है 1 परसेक, वही 1 परसेक हमें फाइंड करना है। 1 परसेक यानी कि ये डिस्टेंस दिख रहा है ना, दिस डिस्टेंस, दिस r इक्वल्स टू 1 परसेक होगा, ये क्या होगा, ये 1 परसेक होगा, दिस डिस्टेंस विल बी 1 परसेक, ठीक है। तो यही r हमें बस निकाल लेना है। अब r कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, सो r इक्वल्स टू d/2 बाई थीटा हो जाएगा, सिंपल। अब देखो थीटा आपको 1 सेकेंड दे रखा है, सेकंड में आपको वैल्यू नहीं रखना है, आपको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो रेडियन में चेंज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, रेडियन में चेंज करने के लिए आपके पास वैल्यू होना चाहिए। हमने ऑलरेडी आपको बताया था हाउ टू चेंज 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकेंड इन रेडियन, तो मुझे लगता है आपको इतनी वैल्यू तो याद होनी चाहिए, ऑलमोस्ट फॉर्मूला की तरह हमने बोला था, याद कर लो। 847 अप्रॉक्सीमेट होता है, 10⁻⁻⁶ रेडियन होता है, इफ़ यू रिमेंबर 1 सेकेंड यही होता है, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू थीटा राइट, d/2, तो d/2 करेंगे तो कितना है, d आपके पास 3 × 10⁻11 विच विल इक्वल्स टू 1.5 10⁻11 मीटर, राइट। जस्ट पुट दिस वैल्यूज, सो r इक्वल्स टू कितना आएगा 1.5 10⁻11 डिवाइड बाई 4.84, इसको मैं 5 कर लूँ, क्या अप्रॉक्सीमेट ऐड हो जाएगा, हाँ ठीक है, 10⁻⁻6। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट, ऊपर 16 आ जाएगा, ठीक है, और ये होगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, तो 3.0 समथिंग होता है ना, 10⁻16 मीटर। और वैसे भी r इक्वल टू 1 परसेक होगा, हमें पता है 1 परसेक होता कितना है, डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, दिस शुड बी अप्रॉक्सीमेट, यहाँ अप्रॉक्सीमेट भी लगा सकते हो, 3.09 या 3.08 समथिंग होता है, ठीक है। आई होप इसका आंसर आपको पता होगा, 3.08 होता है, 3.09, ओके, इंटू 10⁻16 मीटर, सही है, बिल्कुल सही है, ये आएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 1 परसेक, ओके। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इन क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है जरा देखेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, थोड़ा सा पहले क्वेश्चंस को समझ ले जल्दी से। क्वेश्चन नंबर और 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद जो एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रह गए हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो द नियरेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम इज अबाउट 4.29 लाइट ईयर। लाइट ईयर पता है ना, इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो नियरेस्ट स्टार की डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है, इतना लाइट ईयर्स अवे। हाउ मच इज द डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ परसेक, इसको आपको बताना है परसेक में कितना आएगा, भाई परसेक में बताना है, ठीक है, परसेक है ना, PAR, ठीक है।
पर सेक में कितना आएगा बताना है आपको, ठीक है, पर सेक में कितना आएगा बताना है। हाउ मच पैरेलक्स वुड बी दिस स्टार shows when views from the two location of Earth 6 months apart in the orbit around the sun। फिर से सेम क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे पहले तो आपको परसेक में चेंज करना है। दूसरी बात इसमें पूछा गया है कि हाउ मच पैरेलक्स, कितना पैरेलक्स आएगा यानी कितना एंगल बनाएगा, आपसे बोला गया है, ठीक है, कितना एंगल बनाएगा यानी कितना पैरेलक्स होगा, आपसे ये पूछा गया है। लेकिन कब, जब दो लोकेशन होंगे और जहाँ से हम इसको मेजर करेंगे, इस स्टार को दे रखा है द टू लोकेशन ऑफ अर्थ, अर्थ की दो लोकेशन होगी 6 months अपार्ट अराउंड द ऑर्बिट, फिर से वही बात होगी, इन द ऑर्बिट ऑफ द सन, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, उसको मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए इसी पे बेस्ड है ये, ठीक है। चलो तो ये पैरेलक्स हम निकाल लेंगे, ठीक है, बाद में। पहले हम ये बताओ पहला क्वेश्चन क्या है कि लाइट ईयर को परसेक में चेंज करो, फिर दूसरी बार एंगल निकालो, ठीक है। लेकिन जब एंगल निकालेंगे तो उस टाइम पे जो दो बेस लाइन होंगे जहाँ से हम इस स्टार को, नियरेस्ट स्टार जिसको मेजर कर रहे हैं, वो कितना होगा, वो कितना हो जाएगा, वो हमारा अर्थ का ऑर्बिट है ना, 6 months अपार्ट, फिर से यहाँ पे बोला गया है, तो डिस्टेंस ऑफ अर्थ, ठीक है, और ना 6 months अपार्ट, ठीक है, मतलब यही है कि इसके ऑर्बिट में 6 months अपार्ट पे डिस्टेंस कितना होगा उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस क्लियर है। थोड़ा सा हम चेंजेस देख लेते हैं जरा। चेंजेस अभी देखो, थोड़ी देर पहले मैंने निकाला था 1 पर सेक, क्या निकाला था 1 पर सेक, जरा 1 पर सेक को यूज कर लो और आपको लाइट ईयर में चेंज करना है ना, ठीक है, लाइट ईयर में चेंज कर लेते हैं। देखो बेटा आओ, आपसे कहा गया है सिंस 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है, ये याद रखना 1 लाइट ईयर, एंड 1 पर सेक होता है, अभी हमने निकाला 3.08 या 3.09 अप्रॉक्सीमेट होता है, तो 08 या 09 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रॉक्सीमेट 16 मीटर, ठीक, 08 भी मिलता है कहीं कहीं, 09 भी मिलता है, आप रख लो जो मन लगे आपको, ठीक है। अब इन दोनों को रिलेट कर दो, आपसे पूछा क्या गया है 4.29 लाइट ईयर, तो 4.29 लाइट ईयर कितना है, तो दिस मच, यानी 9.46 × 10⁻15 मीटर से आपने इंटू कर दिया। ये टोटल डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इसको कन्वर्ट किस में करना है, तो परसेक में, तो परसेक से डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है ना, जितना भी ये वैल्यू दे रखा है इतने वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो इतने वैल्यू से आपने डिवाइड कर दिया, सो यू विल गेट 3.08 × 10⁻16 मीटर। अब आपको परसेक में आ जाएगा, कितना परसेक होगा, तो ये आप कैलकुलेट कर लेना, ये आएगा ऑलमोस्ट 1.32, जब डिवाइड करोगे तो आएगा 1.32, ठीक है, आई बात समझ में। तो दिस मच लाइट ईयर इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस मच लाइट ईयर, ये याद रखना, ये इसी की वैल्यू है ये, ठीक है, दिस मच लाइट ईयर 4.29 लाइट ईयर इक्वल्स टू कितना, और परसेक में निकालना है तो हमने 1 परसेक की वैल्यू से डिवाइड कर दिया, विच इज इक्वल टू 1.32 परसेक, पी फॉर परसेक। चलो यहाँ से परसेक तो हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद आपसे बोला गया है यहाँ पे वंस अगेन, आपको सेम क्वेश्चन आपसे फिर से बोला गया है, क्या क्वेश्चन आपसे बोला गया बेटा, यहाँ ज़रा समझो, क्वेश्चन आपसे बोला गया है इस बार कि अब ये d/2 नहीं है, ठीक है, अब आपसे बोला गया है ये d/2 नहीं है, अब आपको मानना है कि ये पूरा बेस लाइन है, ए बी टोटल बेस लाइन, और ये 1 परसेक भी नहीं है, और सेकेंड एंगल तो आपको दे ही नहीं रखा, तो एंगल तो भूल ही जाओ, एंगल ही तो फाइंड करना है एक्चुअली में हमें। चलो भाई ये क्वेश्चन है, वंस अगेन लेट मी रिपीट, 2 baseline which is given on the orbit of Earth around the Sun, ठीक है, and about 6 months apart, ठीक है, which is equals to D, and we know this D already given in the last question, that is कितना given था याद करो, अभी हमने बताया था यहाँ पे, since D is given 3 × 10⁻11 मीटर, ये याद कर लो, ये वैल्यू भी काम आएगी आपके डायमीटर, ये वाला, ठीक है, अर्थ के ऑर्बिट की डिस्टेंस डायमीटर, ओके, ये गिवन है। आगे क्या ये आर गिवन है, जरा थिंक अबाउट इट, आर गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है, यहाँ से बोला तो गया है आपको, नियरेस्ट स्टार की लोकेशन बोला तो गया है अर्थ से, इस अर्थ से नियरेस्ट स्टार की जो डिस्टेंस है कितना है 4.29 लाइट ईयर, अभी तो हमने बताया, तो वो भी तो आपको दे रखा है, तो उसको आप मीटर में चेंज कर लेना, तो मीटर में कितना आएगा, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो दिस मच आएगा, परसेक में नहीं मीटर में, तो मीटर में इतना आएगा, तो आप लिखोगे सिंस रेडियस इज गिवन 4.29 लाइट ईयर, so you can write here 4.29 into 10⁻, लाइट ईयर को भी तो लिखना होगा 9.46 10⁻15 मीटर, दिस इज द टोटल डिस्टेंस,
आर, और डी आपको दे ही रखा है। आपको फाइंड क्या करना था, एंगल। सो देयरफॉर एंगल इक्वल्स टू क्या लिखोगे बेटा, फॉर्मूला आपको याद है, एंगल इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस। आर के जगह डायमीटर रख लेंगे तो 3 × 10⁻11, रेडियस कितना है तो ये 4.29 × 9.46 to 10⁻15 मीटर। आई बात समझ में, इतना आएगा। आपको बस इसको सॉल्व कर देना है। क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। वंस यू विल सॉल्व इट यू विल गेट द आंसर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, इसको आपको बस सॉल्व करना है, आप सॉल्व कर देना, मल्टीप्लाई वगैरह करना है। अगर नहीं आता है तो मैं अप्रॉक्सीमेट भी बता सकता हूँ। देखो 9 4 जा, ऐसा करो, सुनो ऐसे करो, देखो 9.5 है, मान लो ये 9.5 क्योंकि 9.5 है ये, और इसको मान लो 4.5। ठीक है, इसको 4.3 मान लो, इसको 9.5 मान लो, सिंपल सब हो गया ना। सिंपल देखो भाई, ये 3 है ऊपर, इसको आपने 4.3 कर दिया, इसको आपने 9.5 कर दिया, राइट। नाउ इट इज सिंपल, मल्टीप्लाई 10⁻15, ऊपर जाएगा 11 है, दिस बिकम्स -4। बस आपको इतना सॉल्व करना है, सो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व। चलो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या रखा है यहाँ पे, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या रखा है कि यहाँ पे प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर नीड फॉर द साइंस। देखो किसी भी चीज़ के लिए आपको अच्छी बात ये है कि आप प्रिसाइज मेजर कर रहे हो। ठीक है, प्रिसाइज मेजरमेंट, प्रिसाइज मेजरमेंट का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, काफ़ी डेप्थ में मेजरमेंट कह सकते हो एक तरीके से। ठीक है, अच्छा साइंस के लिए बहुत ज़रूरी है ये, तो बिल्कुल सही है। आगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, टू असर्टेन द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट वन मस्ट हैव एन एक्यूरेट मेथड टू फाइंड द पोजीशन एट क्लोजली सेपरेटेड इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, एयरक्राफ्ट के लिए दे रखा है, ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप एग्जैक्टली पोजीशन विथ टाइम मेजर कर सकते हो। दिस व्हाट द एक्चुअल मोटिवेशन बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ रडार टू द वर्ल्ड वॉर 2, वो चीज़ें भी हो सकती हैं, दे रखा है। थिंक ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल्स इन मॉडर्न साइंस वुड प्रिसाइज वेयर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर नीडेड। तो आपके पास 3 चीज़ें दे रखी हैं, लेंथ मास एंड टाइम, और आपको बताना है कि मॉडर्न टाइम में इनके प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए कोई एग्जांपल दीजिए, कोई भी एक एग्जांपल दीजिए जिसके थ्रू लेंथ, मास और टाइम का आप प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकते हैं। ये मॉडर्न डे में ये आपसे पूछा गया है। गिव ए क्वांटिटेटिव आइडिया ऑफ द प्रिसीजन नीडेड। एक आइडिया बताओ कि किस तरीके से प्रिसीजन को अप्लाई करेंगे। देखो समझे, जब लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ को प्रिसाइज आप जब मेजर करते हो, ठीक है, समझना, तो लेंथ के प्रिसीजन के लिए देखो प्रिसाइज मेजरमेंट आप किससे कर पाओगे, बताओ। बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट करना है आपको। ठीक है, ठीक है, तो लेंथ, मास और टाइम को प्रिसाइज मेजरमेंट करना है। कैसे करें, देखो सिंपल सी बात है, कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताओ जिसके थ्रू आप लेंथ को एग्जैक्टली मेजर कर पा रहे हो, या फिर बहुत ही प्रिसाइज में कोई चीज़ मेजर कर पा रहे हो। तो अगर हम बात करें एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी की, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी आप आगे पढ़ोगे हायर क्लास में, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी का काम क्या होता है, टू मेजर एटॉमिक डिस्टेंस। ठीक है, जो एटॉमिक डिस्टेंस होते हैं ना, उनको मेजर कर सकते हो बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करके, जिसमें हम क्रिस्टलोग्राफी यूज करते हैं, कह सकते हो। तो एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू आप एटॉमिक डिस्टेंस यानी कि काफ़ी प्रिसाइज मेजरमेंट कर पा रहे हो, क्योंकि एटॉमिक से छोटा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, मास की बात करें, तो मास के लिए भी आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी विच इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग द स्मॉल स्केल मास।
इसी तरीके से यहाँ पे टाइम दे रखा है, टाइम के लिए हम यूज करते हैं, जैसे हमारे पास अल्ट्रा शॉर्ट वेव्स होते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट वेव्स जिनका टाइम पीरियड होता है, जिनके फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन की बात कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट 10⁻15 सेकेंड, तो वहाँ से भी हम मेजर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से यहाँ पे प्रिसाइज मेजरमेंट आप इनके थ्रू कर सकते हो। ये एक एग्जाम्पल था ऐसा कुछ, इस क्वेश्चन का कोई कॉमन सेंस है, इस वाले क्वेश्चन से इसका कोई खास यूज नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। ठीक है, चलो 22 क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे जस्ट एज प्रिसाइज मेजरमेंट। ठीक है, जैसा कि हमने प्रिसाइज मेजरमेंट किया था बिल्कुल वैसे ही क्या दे रखा है, इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू मेक रफ एस्टिमेट फॉर द गिवन क्वांटिटीज, यानी आपको एक रफ आइडिया भी निकालना आना चाहिए। ठीक है, रफ आइडिया भी आपको देना आना चाहिए किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो आपको दे रखा है यूजिंग यूडिमेंट्री आइडियाज एंड कॉमन ऑब्जर्वेशन थिंक द वे बाई विच यू कैन एस्टिमेट द फॉलोइंग ऑफ द एस्टिमेट डिफिकल्ट टू एस्टिमेटेड डिफिकल्टी। ठीक है, आपको बताना है ट्राई टू गेट द क्वांटिटीज बाय यूजिंग अ रफ मेथड, या रफली आप आइडिया बता सकते हो। आपको बताना है टोटल मास ऑफ रेन, जो हमारा रेन बारिश हो रहा है ना, बियरिंग क्लाउड्स ओवर द इंडिया ड्यूरिंग द मानसून। ठीक है, ड्यूरिंग मानसून के टाइम पे मानसून के टाइम पे टोटल मास ऑफ रेन कितना होगा आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, देखो तो ड्यूरिंग मानसून के टाइम पे इंडिया में जनरली ऐसा देखा जाता है कि इंडिया में आपका अप्रॉक्सीमेट 210 या 215 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। कितनी होती है? 210 या 215 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है, ऐसा देखा जाता है। ठीक है भाई, तो ये बारिश जो हो रही है, ये बारिश इस सेंटीमीटर में मतलब कि एक्चुअली लेंथ है, ये हाइट है, यानी उस पानी का लेवल है जो ऊपर से आ रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली में ये क्या है, ये हाइट है मान लो। ठीक है, आई बात समझ में? अब समझो, अगर हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है मास। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। रो इज द डेंसिटी, रो मतलब डेंसिटी, ये रो एक सिंबल है। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं वॉल्यूम और डेंसिटी चाहिए बस। अब देखो बेटा, वॉल्यूम कैसे निकालें, तो इतने हाइट का वॉल्यूम निकालना है। तो ये इतना जो पानी आ रहा है, इतना हाइट का जो ये पानी आ रहा है, ये पानी कहाँ आ रहा है? अर्थ के सरफेस पे आ रहा है। तो अर्थ का जितना भी एरिया होगा, अर्थ का सरफेस एरिया, उसमें क्या कर लो, इनटू कर दो किससे? इसके हाइट से। तो क्या आएगा? अर्थ का वॉल्यूम आ गया। और डेंसिटी किसका होगा? तो पानी की बात हो रही है, मास ऑफ रेन, तो डेंसिटी भी बारिश यानी पानी का ही होगा। और पानी की डेंसिटी कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेट 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर नहीं, सॉरी, डेंसिटी होता है आपका किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी, तो ये इतना हो गया आपको डेंसिटी। अब देखो क्या क्या चीज़ें गिवन है, जल्दी बता दो। देखो हाइट गिवन है, अभी आपने देख लिया, ये डेंसिटी आपको बताई थी हमने, गिवन है। एरिया बस कहीं से मिल जाए तो आप मास निकाल लोगे, टोटल जितना भी बारिश हो रहा है हमारा उसका मास निकल आएगा। ठीक है, टोटल रेन का। तो अब देखो कितना आराम से एक रफली आइडिया मिल गया आपको कैसे निकालते हैं। एरिया आपको पता होना चाहिए, वैसे तो हमें याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन अर्थ का एरिया देख लेना, उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द आंसर। चलो कमिंग टू द सेकेंड, इस तरीके से कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इन्हीं पॉइंट्स को क्लियर कर लेना है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इसमें, द फर्स्ट वन ये था, सेकंड इसमें दे रखा है, द सेकंड वन इज बी, द मास ऑफ एन एलिमेंट। क्या निकालना है आपको? मास ऑफ एन एलिफेंट। एलिफेंट का मास, ये तो बहुत तकलीफ वाली बात है। एलिफेंट का मास कैसे निकालोगे भाई? एलिफेंट का मास निकालना है, देखो मास निकालने का और भी तरीका है। वैसे अगर आपको याद होगा तो आपने ये पढ़ा होगा कि वाटर का डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है बॉडी के मास पे, है ना, हमने पढ़ा हुआ है। तो आपके पास एक बोट है मान लो, ठीक है, आप पानी में इसको लेके जा रहे हो, ठीक है, तो इस बोट को क्या होता है, ये पानी में कुछ दूर अंदर तक रहता है ना, इसका हिस्सा नीचे वाला पार्ट अंदर तक रहता है पानी में,
भाई ये बोर्ड है अगर, तो बोर्ड का कुछ पार्ट नीचे रहता है ना, तो लेट्स से डी जो भी, ठीक है। इसका वॉल्यूम मान लिया, इसका एरिया मान लिया ये, ठीक है। एरिया इतना है, मान लो डेप्थ इतना है, तो एरिया इंटू डी करेंगे, इसका क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ये वॉल्यूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है जो वो डिस्प्लेस कर रहा है, यानी ये वॉल्यूम क्या है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ठीक है। क्या लिखेंगे, डिस्प्लेस्ड वाटर। तो डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम आपने ए इंटू डी करके निकाल लिया, इतना सिंपल समझ गए। आपने मान लिया नॉर्मली AD1 कर लिया, इसको AD1 कर लिया। अब आपने क्या कह दिया, अब इसमें आपने हाथी को चढ़ा दिया, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, अब आपने हाथी को चढ़ा दिया। तो जैसे ही आपने हाथी को रखा, एलिफेंट की बात हो रही तो आपने एलिफेंट को इसमें रख दिया, तो अब ये डेप्थ ये बढ़ गया ना, तो डेप्थ नीचे हो गया, ये D2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एरिया तो अभी भी है इसका, सरफेस का। तो इस टाइम पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेट से V2, इसको मान लिया लेट से V1 इक्वल्स टू AD1, ठीक है। यहाँ पे V2 इक्वल्स टू AD2 हो जाएगा। तो इन वॉल्यूम में जो डिफरेंस मिल जाएगा, इनके वॉल्यूम में डिफरेंस एक मिल जाएगा ना, डिफरेंस इन वॉल्यूम V2 माइनस V1 मिलेगा, वॉल्यूम में डिफरेंस तो मिल जाएगा। तो जब आपको वॉल्यूम में डिफरेंस मिल जाएगा, तो अब आप सिंपली डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लोगे, क्योंकि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है, मास। वॉल्यूम में डिफरेंस कैसे निकालोगे, देखो AD2 माइनस AD1 ये वाला, ठीक है, ये मिल गया आपको। और आपको मास चाहिए, तो मास इक्वल टू क्या चाहिए, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, अभी हमने बताया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम का डिफरेंस V2 माइनस V1, और डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर में चल रहा है ये, तो डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इस तरीके से ये मास किसका है, ये मास आ गया आपका एलिफेंट का, दिस इज द मास ऑफ एलिफेंट। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये कुछ रफली आइडिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर। 22 में अभी और 2-3 चीज़ें दे रखी हैं, आप देख लो एक बार भी इसको भी। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर C देख लो एक बार। द विंड स्पीड ऑफ ड्यूरिंग द स्टॉर्म, तो ड्यूरिंग स्टॉर्म विंड स्पीड की बात कर रहा है, तो ये तो हम सिंपली उससे निकाल सकते हैं, जैसे क्या बोलते हैं उसको, जो एनीमोमीटर होता है ना, एनीमोमीटर जो यूज होता है स्पीड ऑफ द विंड मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। तो यूजिंग ये आप लिख सकते हो, विंड स्पीड है ना, विंड स्पीड कैन बी मेजर्ड बाय एनीमोमीटर, है ना। वो फैन होते हैं, फैन बड़े बड़े, उसको रोटेट करते हैं, रोटेट करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो डी पे आते हैं। द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर ऑन योर हेड, तो एक तरीके से आपको निकालना है नंबर ऑफ हेयर। भाई नंबर ऑफ हेयर, ये तो बहुत ही टफ वाली बात होगी, कैसे निकालोगे आप बताओ जरा, ठीक है। देखो तो होता क्या है, आपने मान लिया नंबर ऑफ हेयर आपको निकालना है, तो हमारे सर का एरिया पहले बताओ क्या होगा। तो हमारे मान लिया सर का एरिया क्या है, एरिया ऑफ हेड हमने लिख दिया, ठीक है, एरिया ऑफ हेड, ठीक। अगर इस एरिया ऑफ हेड में मैं एक हेयर का एरिया जो भी होगा उससे डिवाइड कर दूँ, तो नंबर ऑफ हेयर आ जाएंगे। फिर से समझो, पूरा हेड का एरिया, ठीक है, उसको एक हेयर के एरिया से आप डिवाइड कर दोगे, तो जितने नंबर ऑफ हेयर होंगे वो आ जाएंगे अपने आप। एक हेयर का एरिया आप कैसे निकालोगे, तो यूजिंग स्क्रू गेज यूज करके आप हेयर का क्या कर सकते हो, थिकनेस निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, थिकनेस। अब हेयर का थिकनेस निकालोगे मतलब हेयर की डायमीटर आपने निकाली, यानी कि आपको डायमीटर मिल गया, यानी कि D/2 कर दोगे तो आपको रेडियस भी मिल गया हेयर का। अगर आपको रेडियस मिल गया हेयर का, तो रेडियस जब मिल गया तो हेयर का शेप कैसा है, लेंथ नहीं, वो जो सर्कुलर दिख रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उसका रेडियस होगा, यानी उसका एरिया क्या होगा, πr²। यानी ये क्या है, दिस इज एरिया ऑफ वन हेयर, है ना। एक हेयर का एरिया क्या हो गया, πr² हो गया, वेयर r इज द रेडियस ऑफ हेयर, जिसका थिकनेस d है, तो D/2 कर दिया हमने। ये कैसे निकाला, यूजिंग स्क्रू गेज। रफली आइडिया कर लिया भाई, एरिया को इससे डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट नंबर ऑफ हेयर, आ गया। सिंपल है, इसी तरीके से क्वेश्चंस को समझना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 22 के लास्ट पार्ट को हमें देखना था, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लेंगे, ठीक है। इसमें क्या आपको दे रखा है, इन दिस क्वेश्चन द नंबर ऑफ
आपको फाइंड करना है द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन क्लासरूम, ठीक है, इन क्लासरूम। समझ नजर बेटा, इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखते हैं। यहाँ पे देखो आपसे कहा गया है नंबर ऑफ एयर्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन द क्लासरूम। देखो आपके पास मान लो ये क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम है तो क्लासरूम का कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है, लेट्स से द वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम, ठीक है, आपने कहा कि सर वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्लास आपने मान लिया कितना है, लेट्स सी दिस इज V, ठीक है। अब समझो आपको पता है जनरल वे में अगर आपसे कहा जाए कि 1 मोल वॉल्यूम का, 1 मोल मतलब 1 मोल कह सकते हो एयर का, ठीक है, 1 मोल एयर में, ठीक है, 1 मोल एयर में कितना वॉल्यूम होता है बताओ। 1 मोल एयर कंटेन 22 अभी हमने बताया था 4 लीटर, 22.4 लीटर क्या होता है हमारा, ये होता है वॉल्यूम 1 मोल एयर का, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ एयर कंटेन 22.4 लीटर वॉल्यूम, और ये किस में होता है तो एट एनटीपी कह सकते हो, एट एसटीपी भी होता है या एनटीपी होता है, ये दोनों बातें होती हैं, इसका मतलब समझ लो सेम ही होता है ऑलमोस्ट, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके। चलो इसको लीटर से मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, 22.4 मीटर क्यूब हो जाएगा कितना, 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है, ये हमारा हो गया वॉल्यूम। 1 मोल एयर में इतना वॉल्यूम है, वॉल्यूम टोटल हमारे पास V है, ठीक है, हमें निकालना है नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। तो आपके पास मोल, जैसे मोल की बात आई आपके पास मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो आपके पास क्या लिखोगे, आप लिखोगे सिंस 1 मोल ऑफ एयर या 1 मोल ऑफ जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, कंटेंट 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं होंगे, एयर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ना एयर के। 1 मोल सब्सटेंस में हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि 1 मोल में कितना होता है, 1 मोल में 6.023 इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल में, ठीक, 1 मोल में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 1 मोल में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और 1 मोल का एयर इतना दे रखा है, तो हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पहले ये समझो, हम टोटल वॉल्यूम पहले निकाल लें, तो टोटल वॉल्यूम में आपको 1 मोल से डिवाइड कर दो तो बेटा नंबर ऑफ अपने आप आ जाएगा, या फिर ऐसे कह सकते हो कि आपके पास 1 मोल के लिए आपके पास टोटल वॉल्यूम मिल जाए, तो 1 मोल के लिए फॉर 1 मोल टोटल वॉल्यूम अगर निकालेंगे, अगर आप टोटल वॉल्यूम तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, इसको लिखते हैं Na फॉर एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, तो इसको हमने कह दिया Na और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, वॉल्यूम का, ठीक है। तो भाई टोटल वॉल्यूम हमसे पूछा गया है ना, तो हमने मान लिया कि ये जो आपका वॉल्यूम है, ठीक है, ये कितना है, V है, जैसा कि हमने आपको बताया वॉल्यूम ऑफ द क्या कह सकते हैं रूम, ठीक है। लेकिन हमारे पास 1 मोल सब्सटेंस में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो टोटल वॉल्यूम आपको मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। सिंस आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, एयर मॉलिक्यूल्स, तो आपको क्या करना होगा, ये जो दे रखा है ना वैल्यू एनटीपी पे 1 मोल में, तो 1 मोल में इतना वॉल्यूम होता है, देखो 1 मोल में इतना वॉल्यूम होता है, 1 मोल में इतना वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम में 1 मोल से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल से डिवाइड कर दो अगर टोटल वॉल्यूम में, तो अपने आप आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर आपके पास टोटल वॉल्यूम तो यहाँ से मिल गया, ठीक है, आप लिखोगे 1 मोल का वॉल्यूम इतना होता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे, टोटल वॉल्यूम यानी कि Na इंटू वी हो गया, इसमें आपको 1 मोल का दे रखा है कितना है 22.4 इंटू 10⁻³ देखिए सॉल्व, इसको सॉल्व करेंगे आपका अपने आप वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलो गिवन वॉल्यूम के लिए बात की गई है, इसलिए वॉल्यूम अभी हमें नहीं पता, ये कोई भी वॉल्यूम हो सकता है एयर का, अभी गिवन नहीं है क्योंकि एक रैंडम ऑब्जर्वेशन है, ये सारा रैंडम ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23 और उसके बाद 24, उसके बाद हमारा ये भी खत्म। ओके, कमिंग टू 23 को जरा बात करते हैं, जरा देखो क्वेश्चन को। 23 क्वेश्चन में आपसे क्या रखा है यहाँ पे, समझो, द सन इज ए हॉट प्लाज्मा आयनाइज्ड मैटर विथ इट्स इनर कोर। सबको पता है सन क्या होता है, काफ़ी हॉट होता है, ठीक है, और प्लाज्मा क्या होता है, इट्स द 4th स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। प्लाज्मा अपने आप में क्या है, प्लाज्मा इज ए 4th स्टेट ऑफ मैटर, ठीक। अब इस 4th स्टेट ऑफ मैटर में आपसे कहा गया है यहाँ पे बेटा कि अंदर, सन के अंदर, क्योंकि ये आयनाइज्ड है, सन के अंदर यहाँ पे सारा मटेरियल होता है ना, प्लाज्मा, पूरा का पूरा ये प्लाज्मा होता है,
आयनाइज्ड मैटर होते हैं, आगे समझेंगे। विथ इनर कोर ऑफ द टेम्परेचर इज गिवन बाय 10⁻7 केल्विन टेम्परेचर होता है इनर कोर का, आपको भी पता है। द आउटर सरफेस ऑफ द टेम्परेचर हैविंग 6000 केल्विन, आउटर सरफेस का इतना होता है, इनर कोर का इतना होता है, ये भी सबको पता है। ओके, एट दिस हाई टेम्परेचर नो सब्सटेंस रिमेन्स इन सॉलिड और लिक्विड फेज, यानी इतने हाई टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस सॉलिड या लिक्विड में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। इन व्हाट रेंज डू यू एक्सपेक्ट द मास डेंसिटी, यानी आपसे पूछा गया है कि आप डेंसिटी का रेंज क्या एक्सपेक्ट करते हो, इस सन की डेंसिटी क्या आप एक्सपेक्ट करते हो, ये आपका सन है, ठीक है, इस सन की डेंसिटी आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, किस रेंज में होगा, किस रेंज में होगा, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, लिखा है यहाँ पे। इन व्हाट रेंज डू यू एक्सपेक्ट द मास डेंसिटी ऑफ द सन टू बी इन द रेंज ऑफ डेंसिटीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस, किस रेंज में होता है आपको बताना है। डेंसिटी किस रेंज में आता है आपको रेंज बताना है, रेंज ऑफ डेंसिटी, ठीक है, कि वो सॉलिड रेंज में आएगा या लिक्विड में आएगा या गैस में आएगा, इन तीनों में से किसके रेंज में आता है, ठीक है, इसका डेंसिटी, सन का डेंसिटी आपसे बोला गया है। पहली बात तो डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, डेंसिटी यानी रो इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, सीधा सीधा डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, गिवन क्या है, चेक इफ़ यू गेस इज करेक्ट, इफ़ योर गेस इज करेक्ट, चेक करना है आपको द फॉलोइंग डेटा। मास ऑफ द सन इज गिवन, मास कितना दे रखा है 2 × 10⁻30 kg, मास इज गिवन, ओके, एंड रेडियस ऑफ द सन इज गिवन। देखो वॉल्यूम सीधा सीधा नहीं दिया है, आपसे रेडियस दे रखा है, सन का रेडियस दे रखा है, तो फिर से वही बात होगी बेटा, सन एक स्फेरिकल है, स्फेरिकल है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 πr³ हो जाएगा। आपको रेडियस अब दे रखा है तो आप रख सकते हो 4/3 πr की वैल्यू आपको दे रखा है, इट इज़ गिवन 7 × 10⁸ मीटर, 7 × 10⁸ मीटर, दिस इज द रेडियस, ठीक है, आपने क्यूब कर दिया। अब इसको आपको बस रख देना है, जस्ट पुट दिस वॉल्यूम v हेयर, यहाँ पे आप इस v को यहाँ रख दो, ठीक है, वंस यू विल पुट दिस वैल्यू ऑफ v हेयर, डिवाइड इट, मल्टीप्लाइड इट एंड सॉल्व इट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेंसिटी, और जो डेंसिटी आएगी वो आपका मान के चलो वो ऑलमोस्ट किस रेंज में आता है, तो मैं ऑलमोस्ट आपको बता दे रहा हूँ 1.4 10⁻, इट विल बी 3 kg/m³, इस तरीके का डेंसिटी का रेंज आता है kg/m³। और ये डेंसिटी किस रेंज में है, तो जनरली ये जो डेंसिटी होता है इतना डेंसिटी होता है आपका सॉलिड या लिक्विड में, ठीक है, गैस नहीं होता, सॉलिड या लिक्विड में होता है इसका डेंसिटी, ठीक है, ये डेंसिटी का रेंज आता है। चलो वैल्यू दे रखा है, मास बाय डेंसिटी करना है, मास आपको दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम के लिए आपको रेडियस दे रखा है, रेडियस गिवन है 7 × 10⁸ आपको दे रखा है, क्वेश्चन में आप देख लेना, एंड यूजिंग द फॉर्मूला 4/3 πr³ क्योंकि स्फेरिकल होता है तो आपको यही लगाना होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं आपको लगाते रहना है, क्वेश्चंस को लगाते रहिए, एनसीईआरटी के साथ साथ और भी बुक्स हैं आप उसको भी फॉलो करते रहें, ठीक है, रेफरेंस के क्वेश्चंस भी लगाएं, जितना क्वेश्चन हो सके उतना लगाएं, ठीक है। चलो आपको क्योंकि न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस इसमें बहुत अच्छे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, दे रखा है व्हेन द प्लैनेट्स जुपिटर इज एट अ डिस्टेंस, जुपिटर एक प्लैनेट है उसकी डिस्टेंस दे रखा है कितना 824.7 मिलियन किलोमीटर, इतना मिलियन किलोमीटर दे रखा है, ओके, फ्रॉम द अर्थ से, यानी जुपिटर का अर्थ से दे रखा है। इट्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड, इसका एंगुलर डायमीटर कितना है समझो, ठीक है, ये जुपिटर है, ठीक है, ये जुपिटर है, जुपिटर यहाँ पे ये जुपिटर है, ठीक है, और जुपिटर से ये अर्थ है, इसका आपको दे रखा है ये एंगुलर इस तरीके से, यानी ये पैरेलक्स यूज होगा, यहाँ पे समझ में आया पैरेलक्स। आपको दे रखा है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यानी ये दे रखा है, ये लेट्स से दिस इज आर, ये आपको दे रखा है, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम जुपिटर, ठीक है, दे रखा है आपको ए प्लैनेट जुपिटर इज एट ए डिस्टेंस 824.7 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, तो इस अर्थ से जुपिटर इतना किलोमीटर डिस्टेंस पे है, ये आपको दे रखा है, ओके। इट्स एंगुलर डायमीटर, यानी ये एंगुलर डायमीटर, ये एंगुलर दे रखा है, कितना दे रखा है, इट इज गिवन हियर 35.72 सेकेंड। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ जुपिटर, यानी आपको ये डायमीटर निकालना है, दिस इज डी, दिस इज यू हैव टू फाइंड, ओके। क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही सिंपल है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये आपका थीटा दे रखा है, तो आपके पास एंगल थीटा, आर्क यानी कि डायमीटर और रेडियस यानी कि आर। अब बताओ क्या नहीं गिवन है, देखो ये आर गिवन है भाई, आर गिवन है, थीटा गिवन है, डी निकालना है, तो डी कैसे निकालोगे, डी निकालोगे थीटा इंटू आर करके,
ठीक है, बस सॉल्व हो गया। अब थीटा की वैल्यू कुछ लोग गलती ये करते हैं कि वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं। यहाँ पे आपसे बोला गया है 35.72 सेकेंड है, ठीक है, 35.72 सेकेंड, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बेटा, यहाँ समझो, ठीक है। ठीक, देखो कैसे करेंगे इसको। तो मिलियन, पहले ये तो मिलियन में बताओ, मिलियन को मीटर में कैसे चेंज करेंगे। मैं यहाँ से चेंज कर दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे यू कैन राइट द वैल्यू एज, देखो आर आपका दे रखा है 824.7 मिलियन, मिलियन को मीटर में चेंज करोगे 10⁹ मीटर आएगा, ठीक है, आर आ चुका है। थीटा आपको दे रखा है कितना 35.72 सेकेंड दे रखा है, इंटू इसको 1 सेकेंड कर लो। अब 1 सेकेंड की वैल्यू आपको रेडियन में पता है, तो 35.72 इंटू इसको पता है कितना, पता है आपके पास कितना होता है, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, कितना होता है ये 4.87, ओके 1 मिनट 4.87, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। एक बार वैल्यू चेक कर लेना जरा, मुझे लग रहा है वैल्यू गलत है, फिर भी एक बार वैल्यू आप चेक कर लेना, हो सकता है कहीं गलती हो, ठीक है। तो 1 सेकेंड को आप कन्वर्ट कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस 1 सेकेंड को आपको कन्वर्ट कर लेना है। जैसे ही आपने 1 सेकेंड को कन्वर्ट कर लिया, एक बार इसको चेक कर लेना, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना रेडियन में चेंज कर लोगे तो थीटा आपको इतना मिल गया। अब देखो थीटा मिल चुका है, आर मिल चुका है, तो यहाँ थीटा और आर रख दो कि डी अपने आप मिल जाएगा, यू विल गेट द डी, ठीक है। तो फिलहाल हमने जितने भी क्वेश्चन थे 24 क्वेश्चन, ये सब के सब 1 बाई 1 हमने देख लिया। थोड़ा हो सकता है किसी क्वेश्चन में हमने ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, किसी में कम एक्सप्लेन किया है, और किसी को कैलकुलेशन किया है, किसी में नहीं किया है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू अप टू कि आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करना आपका काम है। एनसीईआरटी का सोल्यूशन आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन समझना बस आपको यहाँ पे है, ठीक है, ध्यान से, ओके। क्वेश्चंस को करते रहें, सॉल्व करें। इसके बाद वाला जो हम टॉपिक लेकर आएंगे, जो नया चैप्टर हमारा जो स्टार्ट होने वाला है, वो है आपका लीनियर मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में, ओके। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।